जय हिंद, वंदे मातरम। व्यक्तित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले युवा वर्ग, आज इस वीडियो के तहत हम तथ्यों की उन कड़ियों से जुड़ेंगे जो कि आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, अर्थात प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से। तो आइए हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लेते हैं कि ऐसा काल जिसमें मानव द्वारा लिखी गई लिपियों को पढ़ा तो नहीं जा सकता, किंतु लिखित साक्ष्य उनके मिलते हैं। इस काल की जो जानकारी मिलती है उसके स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें जो प्रमुख सभ्यता है वह सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो आइए अब हम इस वीडियो के तहत जो अध्ययन करेंगे, जिन प्रमुख तथ्यों की कड़ियों से हम जुड़ेंगे, वे होंगी सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता और पीली नदी की सभ्यता। तो सर्वप्रथम हम सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े प्रमुख तथ्यों की कड़ी से जुड़ते हैं। प्रमुख तथ्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो प्राप्त हुई है यह सिंधु नदी के तट पर ही प्राप्त हुई है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी जो पहली खुदाई हुई है वह हड़प्पा सभ्यता से हुई रही है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण, सिंधु घाटी की सभ्यता के सर्वेक्षण के संदर्भ में जहां तक तथ्य है, तो इस संदर्भ में प्रमुख तथ्य आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था, जो कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसके महान निर्देशक सर जॉन मार्शल थे। इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा किया गया और सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली खुदाई की गई उस खुदाई का नेतृत्व करने वाले दयाराम साहनी जी थे। जहां तक सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्रफल की आकार की दृष्टि से हम अवलोकन करें, तो इस संदर्भ में प्रमुख तथ्य आता है कि सिंधु घाटी का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता ही विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 25 अर्थात 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में जो भी प्रमुख तथ्य रहे हैं वे मुख्य रूप से जो हैं प्रमुख स्थलों से जुड़े हुए हैं। प्रमुख स्थल जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलागिरी, चनहुदड़ो, लोथल, बनवाली, रोपड़, रंगपुर, सुतका, गेंडोर अति महत्वपूर्ण स्थल है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा इस पाकिस्तान के सुतकांडेगोडोर में थी, जो कि दास्क नदी के तट पर थी।
सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी और इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। जहाँ तक सीमा उत्तर क्षेत्र का है, इस संदर्भ में तथ्य है कि पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो कि हिंडन नदी के किनारे थी। इसे जगदत्त शर्मा के नेतृत्व में पता किया गया। जहाँ तक दक्षिणी सीमा की बात है, तो दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ अर्थात इक्का गाड़ी का प्रमाण हमारे सामने मिलता है। इस प्रकार सिंधु घाटी की जो प्रमुख विशेषताएं थी, जो तथ्य प्रमुखतः थे, वे जो अब जुड़े हुए हैं वे हैं प्रमुख स्थलों से, अर्थात सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल जो कि हैं और उनकी स्थिति से संबंधित तथ्यों से जुड़े हुए तथ्यों की पुनरावृत्ति हम पुनः एक बार देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो कि अवस्थित है मांटेगोमरी जिला पंजाब में, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। इसकी उत्खनन करने वाले थे दयाराम साहनी और माधव सुरबावत्स, जो कि रावी नदी के तट पर है और 1921 ईस्वी में खोज की गई थी। अर्थात हड़प्पा जो है इस जगह का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया, जो कि रावी नदी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो जो कि लड़काना जिले में सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही है, रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन किया, जो कि सिंधु नदी से संबंधित है। कालीबंगा का स्थान है हनुमानगढ़ जिला, जो कि राजस्थान भारत में है। इसको उत्खनन करने वाले हैं बीबी लाल और बीके थापर, जो कि 1961 से 69 के बीच में उत्खनन किया गया। धौलागिरी का जहाँ तक बात है, तो धौलागिरी के संदर्भ में जो तथ्य है कि यह कच्छ जिला गुजरात में अवस्थित है, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 91 के बीच में किया। और चनहुदड़ो जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, गोपाल मजमदार ने 1931 ईस्वी में इसकी खोज की। लोथल जो कि अहमदाबाद जिला गुजरात में है, रंगनाथ राव ने 1955 ईस्वी से 1962 ईस्वी के बीच में किया, जो कि भोगवा नदी से संबंधित है। बनवाली जो कि हिसार जिला हरियाणा भारत में है, रविंद्रनाथ सिंह बिष्ट ने 1974 ईस्वी में खोज की, जो कि सरस्वती नदी के नज़दीक है। रोपड़ जो कि रोपड़ जिला पंजाब में है, जगदत्त शर्मा ने 1953-56 में इसका खोज किया, जो कि सतलज नदी से संबंधित है। रंगपुर काठियाड़ा जिला गुजरात अहमदाबाद में है, जो कि रंगनाथ ने इसे खोज किया 1953-54 ईस्वी में। और यह भारत में स्थित है, काठियाड़ा जिला गुजरात अहमदाबाद में। रंगपुर सुत का गेंडोर यह जो है सो मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के तहत है। ऑरेल एस्टाइन ने 1927 ईस्वी में इसकी खोज की। ऑरेल एस्टाइन ने सुत कांगेडोर की खोज 1927 ईस्वी में की, जो कि मकरान में समुद्र तट के किनारे है, पाकिस्तान में पड़ता है। सुत का कोह भी मकरान के समुद्र तट पर स्थित है, जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। जॉर्ज डेल्स ने 1962 ईस्वी में
इसकी खोज की। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों से हम जुड़े। अब हम उन तथ्यों से जुड़ेंगे जो कि परीक्षा में आते हैं, अर्थात विविध स्थलों से क्या क्या उत्खनन से प्राप्त सामग्री हैं। तो हड़प्पा से जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की, इससे जो वस्तु मिली है वे हैं कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-30 कब्रिस्तान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। इस प्रकार 9 प्रकार की प्रमुख वस्तुएं मिली हैं। स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का कपाल, RH-37 कब्रिस्तान, लकड़ी का ताबूत, लकड़ी की ओखली, मातृ देवी की मूर्ति, श्रमिक आवास, अन्नागार और कुम्हार का चक्र। अगर कुम्हार का चाक सीरियल से देखते हैं तो कुम्हार का चाक पहली वस्तु है, दूसरी वस्तु अन्नागार है, तीसरी जो वस्तु मिली वह श्रमिक आवास है, चौथी वस्तु मातृ देवी की मूर्ति, पांचवी लकड़ी की ओखली, छठी लकड़ी का ताबूत, सातवीं जो वस्तु है RH-37 कब्रिस्तान और आठवीं हाथी का कपाल, नौवीं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वास्तिक चिन्ह। इस प्रकार 1981 ईस्वी में खोजे गए हड़प्पा सभ्यता में ये 9 प्रकार की वस्तुएं मिली हैं। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा किया हुआ ही मिलता है। जहाँ तक मोहनजोदड़ो जिसकी खुदाई 1931 में ही रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई, जो कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में है, इससे जो प्राप्त वस्तुएं हैं ये है पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। इसमें महत्वपूर्ण सबसे है कांसे की नर्तकी, सबसे चौड़ी सड़क, विशाल स्नानागार, सूती वस्त्र का प्रयोग, घर में कुआं, ये प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है, अर्थात ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि मोहनजोदड़ो का ही जो अन्नागार है वह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है, या इसे इमारत कहें, ये बहुत ही बड़ा है। और स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से ही मिली है। ये भी प्रमुख तथ्य है कि स्वास्तिक जो मुहर मिली है यह मोहनजोदड़ो से ही ज़्यादातर मिली है, जिसका निर्माण सीलखड़ी से हुआ था। अब जहाँ तक चंदहुदड़ो से प्राप्त वस्तुओं की बात है, जिसकी खोज 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की थी, जो कि पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इससे मात्र जो वस्तुएं मिली वे मेकअप की सामग्रियां, अर्थात मेकअप की सामग्रियों के साक्ष्य जो मिले हैं वे चंदहुदड़ो से मिले हैं। लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंटें, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ये सब जो आकृतियां मिली हैं वे चंदहुदड़ो से मिली है। अर्थात चंदहुदड़ो से मिली हुई प्रमुख वस्तुएं हैं बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, अलंकृत ईंट, लिपस्टिक, मनका, सुई, मेकअप की सामग्रियां आदि। जहाँ तक रोपड़ की बात है, रोपड़ स्थल से प्राप्त सामग्रियों की, जिसकी खुदाई 1553 ईस्वी में जगदत्त शर्मा द्वारा की गई, जो कि पंजाब के सतलज नदी किनारे स्थित है। और यहाँ मुख्य रूप से मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में मिला था।
अर्थात रोपड़ से मात्र एक ही साक्ष्य मिले हैं, एक ही चिन्ह मिलते हैं और वह है मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव दफनाया हुआ मिलता है, उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से नवपाषाण काल में शव जो मिले हैं इसी तरह के मिले हैं। जहाँ तक बनवाली की बात है, यह हरियाणा में स्थित है, जिसकी खुदाई रविंद्रनाथ सिंह ने की थी और इसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी और सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कालीबंगा जो कि महत्वपूर्ण इससे जुड़ा हुआ तथ्य है कि इसका अर्थ ही होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा अर्थात इस जगह का नाम जो कालीबंगा है इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यह राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, जिसकी खोज अलवानंद घोष द्वारा की गई और इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने किया। धौलागिरी से जो प्रमुख तथ्य प्राप्त होता है कि यह धौलागिरी गुजरात में स्थित है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा यह स्थल है धौलागिरी। सुरकोटदा एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डी की प्राप्ति हुई है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया, जिन्हें कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डी की प्राप्ति हुई। जहाँ तक लोथल से संबंधित तथ्यों की बात है तो इसकी खुदाई एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। इस सभ्यता का बंदरगाह स्थल है, अर्थात यह जो स्थान है यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है और घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, इसका साक्ष्य भी लोथल से ही मिलता है। फारस की मुहर यहीं से मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत देता है। लोथल से ही जुगल समाधान का प्रमाण मिलता है जो कि सती प्रथा का प्रतीक है। अर्थात प्रमुख तथ्य यह है कि लोथल से सती प्रथा की प्रतीक के रूप में समाधान जुगल रूप में मिलता है। इस प्रकार रंगपुर जो स्थल है यह गुजरात में है। यहाँ से धान की भूसी की प्राप्ति हुई है, अर्थात धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का यह सबसे बड़ा स्थल धौलागिरी से कम अपनी विशेषता नहीं रखता है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा जो स्थल है वह धौलागिरी है, जो कि गुजरात और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है जो हरियाणा में स्थित है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कोई है तो वह है मोहनजोदड़ो। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की बात है तो इस संदर्भ में कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो कि इस प्रकार हम अवलोकन कर सकते हैं, पुनरावृत्ति उसकी कर सकते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी और यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए नजर आते हैं। ये पूर्व पश्चिम दिशा में ये स्थिति थी जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नलियाँ सब ढकी हुई थी जिसको देख करके आजकल भी नलियाँ ढकी हुई बनाई जाती हैं। अर्थव्यवस्था का
मुख्य आधार जो सिंधु घाटी की सभ्यता में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वह कृषि था और इसका व्यापार विदेशों से होता था। जैसे सोना का आयात होता था और अफगानिस्तान, कर्नाटक, ईरान से, चांदी अफगानिस्तान, ईरान से आता था, तांबा बलूचिस्तान से, ओमान से आता था। इसी प्रकार सीसा ईरान से आयात होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। सिंधु घाटी की सिंधु जो सभ्यता थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, इसके जो समाज के लोग थे वे 4 वर्गों में बटे हुए थे। पहला वर्ग विद्वान था, दूसरा वर्ग योद्धा था, तीसरा वर्ग व्यापारी एवं शिल्पकार था और चौथा श्रमिक वर्ग था। और समाज की जहां तक सत्तात्मकता की बात है तो इस समय का समाज मातृसत्तात्मक था और इस समय की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और इस समय के मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था और इनके मोहर पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिलता है। यह भी प्रमुख विशेषता है। अर्थात जो मोहर सिंधु सभ्यता के समय जो मोहर मिलते हैं उन मोहरों पर अधिकांशतः एक सिंह वाले जानवर का चित्र दिखलाई पड़ता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सील खेड़ी का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था, जो कि प्रमुख तथ्य है। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वहाँ के लोग लोहा से तनिक भी परिचित नहीं थे, अर्थात लोहे के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। यहाँ इस सभ्यता के जो लोग थे वे माप तौल के लिए जो छोटा सा छोटा अर्थात सबसे छोटा बाट का प्रयोग करते थे, बटखरे का प्रयोग करते थे। वह बटखरा होता था 16 केजी का। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से भी परिचित नहीं थे। सिंधु वासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक माने जाते थे, अर्थात सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास के उत्पादन करने वाले हुए। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग खूब होता था। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है, अर्थात बाढ़ के कारण ही सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय जो था वह व्यापार था। अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वे कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, व्यापार भी करते थे, लेकिन उनका सबसे प्रमुख जो व्यवसाय था वह व्यापार था। इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित प्रमुख तथ्यों की कड़ी से जुड़े। अब हम जुड़ते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित प्रमुख तथ्यों की कड़ी से, जिसकी पहचान 10,000 ईस्वी पूर्व तक की गई है। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी अर्थात दजला और फरात नदियों के मध्य में हुआ है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी और यह जो सभ्यता थी ग्रामीण थी। जहाँ तक मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है तो इस संदर्भ में तथ्य है कि मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था और यहाँ के जो मंदिर थे उनको जिगुरद के नाम से जाना जाता था। अर्थात मेसोपोटामिया के अंदर जो मंदिर थे उनको जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। ये पहला भाग सुमेरियन की सभ्यता, दूसरा भाग बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा भाग सीरिया की सभ्यता और चौथा भाग कैल्ट्रिया की सभ्यता। और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता
बेबीलोन में जो स्थित है वहाँ पर झूलता हुआ बगीचा देखने को मिला है। और विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की ही सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है। अर्थात प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जो विशेष तथ्य प्राप्त होते हैं कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, परंतु विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता जो थी वह सिंधु घाटी की सभ्यता ही थी। जहाँ तक मिस्र की सभ्यता की बात है तो यह मिस्र की सभ्यता मिस्र के रेगिस्तानों में अवस्थित पाई जाती है थी। इसे नील नदी की देन भी कहा जाता है। और रोम की सभ्यता जो कि 600 ईसा पूर्व मानी जाती है और मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व मानी जाती है। रोम की सभ्यता का विकास इटली में हुआ। प्राचीन सभ्यता की सबसे विकसित सभ्यताओं में रोम की सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो कि पर्यटन का मुख्य आकर्षण केंद्र बने हुए हैं और वह रोम वासियों के लिए एक अच्छी अर्थव्यवस्था का स्रोत भी है। रोम की सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा हुए जुलियस सीजर और ऑगस्टस। राजा जुलियस सीजर और ऑगस्टस। राजा जुलियस सीजर की हत्या धोखे से की गई उसके मंत्रिमंडलों के द्वारा और जुलियस सीजर की विशेषताओं पर जुड़ी हुई एक नाटक भी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा, जुलियस सीजर करके। इस प्रकार जो अगली सभ्यता है फारस की सभ्यता, जो कि वर्तमान में ईरान में स्थित है, इनकी इस सभ्यता की भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को ये लोग मानते थे, जिसे सिकंदर ने वहां आक्रमण करके उस धर्म का ही अंत कर दिया और अपना वर्चस्व वहां कायम किया। इस प्रकार फारस की सभ्यता के बाद महत्वपूर्ण जो सभ्यता है वह है पीली नदी की सभ्यता। अर्थात पीली नदी की सभ्यता जो कि 5000 ईसा पूर्व में विकसित थी। यह सभ्यता चीन में है, ह्वांगहो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता विशेष करके जो प्रसिद्धि प्राप्त की हुई है, यह अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात पीली नदी की सभ्यता में उपजाऊ भूमि बहुत था और वहाँ की उपजाऊ भूमि के कारण ही पीली नदी सभ्यता जानी जाती है। इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता और या हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता और पीली नदी की सभ्यता से हम जुड़े और मुख्य तथ्यों की कड़ी से जुड़ाव करते गए। अब हम उन तथ्यों की कड़ी से जुड़ेंगे जो कि परीक्षा के लिए विशेष स्थान रखते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन लाइनर प्रश्नों की कड़ी। तो आइए वन लाइनर प्रश्नों की कड़ी से जुड़ते हैं। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो प्रमुख रूप से खाद्यान्न पाई जाती हैं? उत्तर है गेहूं और जौ। प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहां से चलता है? उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न कि हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था? उत्तर है आयताकार खंडों में। अगला तथ्य है कि मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई? उत्तर है गेहूं और कपास। अर्थात मानव सभ्यता को सैंधव काल से दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई, गेहूं और कपास। जहां तक सिंधु सभ्यता के समूचे आकार का प्रश्न है तो इसका सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुज के आकार का है और हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल यदि हम करें तो 12,99,600
वर्ग किलोमीटर के आसपास है। हड़प्पा सभ्यता के लगभग कितने स्थलों का पता अब तक चल चुका है? उत्तर है 100 स्थलों का पता हमारे पुरातत्वविदों ने लगा लिया है। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? उत्तर है नगर नियोजन प्रणाली। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि कई बार परीक्षा में भी आया हुआ है, प्रतियोगिता परीक्षा में, वह है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या है? उत्तर है विशाल स्नानागार। अर्थात मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? उत्तर है लकड़ी से बने हल के प्रयोग हड़प्पाई लोग करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? सिंधु निवासियों को ही सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जाता है। अगला जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, तो निश्चित रूप से परीक्षा में अपना विशेष स्थान बनाए रखने के लिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन लाइनर प्रश्नों की कड़ी से जरूर जुड़ते रहेंगे। आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी है उसको हम अपनी स्मृति पटल में जरूर स्थान देंगे। आइए अगली कड़ी से हम जुड़ते हैं कि बुने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा कहां से प्राप्त हुआ है? बुने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा कहां से मिला है? उत्तर है मोहनजोदड़ो से ही बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला हुआ है। अगला जो प्रमुख तथ्य है कि मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है? उत्तर है मेलुहा ही नाम ऐसा है जो कि मेसोपोटामियाई अभिलेखों में पाया जाता है। सिंधु क्षेत्र के प्राचीन नाम के रूप में मेलुहा ही नाम है। हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? उत्तर है आयताकार रूप में ही हड़प्पा संस्कृति कालीन सभी मकान पाए गए हैं। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? उत्तर है 5 किलोमीटर। ऐसा कौन सा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं? इसका उत्तर है कि भगवानपुरा ही एक ऐसा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई गई ईंटों के प्रमाण मिले हैं। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि विशेष रूप से आपके आने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला है वह है कि चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? उत्तर है रंगपुर एवं लोथल से। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन था? उत्तर है धौलागिरी जो कि गुजरात में है। और एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो कि त्रिस्तरीय था वह कौन सा है? कौन सा वह स्थल था जो कि त्रिस्तरीय था? उत्तर है धौलागिरी ही वह स्थल था एकमात्र हड़प्पा कालीन जो कि गुजरात में स्थित है और जो त्रिस्तरीय था। हड़प्पा काल की ज्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती थी? उत्तर है हड़प्पा कालीन जो मोहरें होती थी वह मुख्य रूप से वर्गाकार होती थी। किन पुरातत्वविदों की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी? इस मान्यता को देने वाले सर जॉन मार्शल, गॉड चाइल्ड व्हीलर हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। उत्तर है लोहा से परिचय सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का नहीं था। महत्वपूर्ण तथ्य है कि सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है। सिंधु सभ्यता की एक स्थल है जिसे स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। वह स्थल कौन सा है, उसका नाम क्या है? उत्तर है कि वह स्थल जिस पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है वह है मोहनजोदड़ो। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है, वह है लोथल। अर्थात जो सिंधु संस्कृति के अंतर्गत प्राय सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसमें अपवाद के रूप में लोथल है। लोथल जो कि अपने बारे में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके घर के जो दरवाजे थे वे सड़क की ओर खुलते थे और बाकी सभी मकानों के जो दरवाजे हैं पीछे गली में खुलते थे, परंतु लोथल के ही जो घर के दरवाजे हैं वे सड़क की ओर खुलते थे। इस प्रकार आप उन तथ्यों की कड़ी से जुड़ रहे हैं जो कि विशेष स्थान प्रतियोगिता परीक्षा में रखते हैं और इस अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता से जो प्रश्न आएंगे निश्चित रूप से वह इन तथ्यों में स्थान प्राप्त किए हुए हैं और उनसे आप जुड़ रहे हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। अब तो अगला टॉपिक है कि सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातत्वविदों के अनुसार 7 बार उजड़ कर अर्थात 7 बार उजड़ कर बसा था। कौन सा ऐसा स्थल है जो 7 बार उजड़ करके बसा हुआ था, और वह है मोहनजोदड़ो। इसी प्रकार जो वह कौन सा स्थल है जिस पर फर्श के जो निमित्त अलंकृत ईंट का प्रयोग किया गया था, अर्थात वह कौन सा स्थल है जहां पर फर्श के लिए अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था, वह स्थल है कालीबंगा। जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा है, अर्थात जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना हुआ है उस जगह को व्हीलर ने माउंट एबी के नाम से पुकारा है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि किस इतिहासकार ने कहा है कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। उत्तर है आर.एल. स्टाइन ने, अर्थात आर.एल. स्टाइन ने यह बात कही है कि जलवायु में परिवर्तन के कारण ही सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हो गई। अगला तथ्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है, अर्थात यह अहमदाबाद के किनारे है जो कि गुजरात में है और यह बंदरगाह स्थल है, अर्थात लोथल ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो कि इस महत्व को समझता नहीं था उसकी वह है N.A. कनिंघम। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से ही। वह कौन सी सभ्यता है जो कि नील नदी के तट पर पनपी हुई थी? वह सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। इस प्रकार आप
हड़प्पा की सभ्यता व सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता और पीली नदी की सभ्यता के प्रमुख तथ्यों की कड़ी से जुड़े और साथ ही वन लाइनर प्रश्नों की भी कड़ी से जुड़े जो कि परीक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और शुरू से अंत तक आप इसे बड़ी तल्लीनता के साथ सुने और यह परीक्षा की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण रूप से अच्छे अंकों के साथ सफल दिलाए, आपकी परीक्षा में यह काम आए, इसी उम्मीद के साथ हम अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।